हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पीयूष भारद्वाज आपका विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम जो हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है टॉपिक, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट की यही कंप्लेन होती है कि जब डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ा जाता है तब तो वो समझ में आ जाता है, पर बाद में जब उसके एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आज जो हम इस टॉपिक को, अपने डिफेंस मैकेनिज्म टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं भी कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा ये है कि आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी चीज़ समझने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसके वर्ड को समझें, इसलिए हमारे को चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म, यहाँ पे हम देखते हैं डिफेंस जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। डिफेंस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन। डिफेंस वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन। जबकि हम देखें मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म का मतलब होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वर्ड निकल के आता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका मतलब ये हो गया कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि आपको कोई ये इसकी डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म जो है, हमने ये बोल दिया कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक प्रोसेस हो गई किसकी, प्रोटेक्शन की। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे को प्रोटेक्शन से किस क्या हो, जैसा कि शरीर में अगर कोई बीमारी होती है उससे बचने के लिए हमारे को असeptic टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, या इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए हमारे को एंटीबायोटिक जो है वो लेनी पड़ती है, कोई बीमारी होती है उससे बचने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। वैसे ही हमारे माइंड को भी जो कुछ एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, जैसे स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, या फिर हम बोलें टेंशन हुई, ये सब जो है वो अनप्लीजेंट फीलिंग्स हैं। इनसे बचने के लिए हमारे को जो है एक मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, एक प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम सब इन चीज़ों से क्या कर सकें, बच सकें। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे हम डिफेंस मैकेनिज्म को सिंपल वे में ये बोलेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म वो प्रोसेस है या वो जरिया है जिससे हम क्या करते हैं, अपने माइंड को स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको बोला जाता है वेज ऑफ कोपिंग विद डिफिकल्ट फीलिंग। और ये डिफिकल्ट फीलिंग कौन सी होगी, ये सब होगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, या हम बोल दें टेंशन होगी। ये डिफिकल्ट फीलिंग्स होती है। इनके साथ ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करने में काम आती है, कोपिंग करने में काम आती है। इसलिए ध्यान देंगे, डिफेंस मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज कोपिंग मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो कोई भी सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है या फीलिंग्स होती है, उनके साथ कोप यानी सहयोग करने में काम आती है। इसलिए हमने बोला गया, इसको क्या बोला गया, कोपिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम अगर बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको एडजस्टमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है। एडजस्ट मैकेनिज्म क्यों कहा गया है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसलिए कहा गया है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए जो अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन होती है, जिनमें एंजाइटी या स्ट्रेस या टेंशन हो, उनमें हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए उसको बोला गया एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सिंपल वर्ड में कैसे याद रखेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन है। किसके अगेंस्ट है, स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन के अगेंस्ट। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म क्या, और क्या क्या नाम है, डिफेंस मैकेनिज्म हम कोपिंग मैकेनिज्म भी कह रहे हैं, और दूसरा क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कह रहे हैं। तो देखते हैं, ये सिंपल वे में हमने इसकी डेफिनेशन समझी है। अब जो है हम ये देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से यूज होती है, किस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, और वो किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ में उनको यूटिलाइज करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो मेनली कितने तरह की होती है, वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है
वो जो है वो ये पॉजिटिव कौन सी होगी और नेगेटिव कौन सी होगी। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव, तो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिसका अगर कोई इंडिविजुअल यूज करता है तो उसको उस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करने से उस डिफेंस मैकेनिज्म का ऑल ओवर इंपैक्ट उसकी पर्सनालिटी पे कैसा पड़ता हो, पॉजिटिव पड़ता हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। और ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा यूज की जाती है तो उससे उसकी पर्सनालिटी पे जो इंपैक्ट पड़ता है वो नेगेटिव पड़ता है, तो वो कौन सी कहलाएगी, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये तो हो गया इनका जो डिफरेंशिएशन है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जैसे डेफिनेशन इसकी बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ पे वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन ही आता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये डिफेंस मैकेनिज्म टर्म जो है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा यूज की गई थी। यहां पे ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, डिफेंस मैकेनिज्म टर्म इज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, हम बोलेंगे किसके द्वारा यूज की गई थी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। टर्म इन्होंने के द्वारा यूज की गई थी, बाद में इन्हीं की डॉटर अन्ना फ्राइड ने जो फर्दर डिफेंस मैकेनिज्म है उनको उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, पर जो टर्म है वो यूज की गई थी किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। जैसा कि हमने यहां पे देखा कि अभी अपन ने देखा था डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, डिफेंस मैकेनिज्म। यहां पे हम ये देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म को हमने ये कहा था कि ये अपने जो वर्ड्स में याद किया था, उन्होंने ये बोला था हमने कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शन है वो किसके अगेंस्ट है, हमने कहा था एंजाइटी, सेकंड बोल सकते हैं हम स्ट्रेस और टेंशन, जो कि सारी की सारी जो है वो अनप्लीजेंट फीलिंग्स होती है, इनसे जो प्रोटेक्शन की प्रोसेस होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। तो यहां से जो हम हैं इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ जो थिंग है वो ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसको कहा जाता है एक मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसमें माइंड का यूज किया जाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज ए मेंटल प्रोसेस। देखिए हम किस तरह से इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं, माइंड का उपयोग किया जाता है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या है, मेंटल प्रोसेस है दैट प्रोटेक्ट बोल सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं डिफेंड बोल सकते हैं, सुरक्षा करती है, डिफेंड ए पर्सन, किससे सुरक्षा जो है प्रोवाइड करती है, डिफेंस अगेंस्ट, जैसे कि हमने कहा एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर हम बोलें टेंशन। देखिए ये हमारे सामने टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन आ गई किसकी, डिफेंस मैकेनिज्म। यहां पे हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है कि जो वर्ड हमने समझा था इसका जो वर्ड के मीनिंग्स थे उन्हीं से हमने इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर कर ली कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटेक्शन जो है किसके अगेंस्ट है, एंजाइटी और स्ट्रेस और टेंशन के अगेंस्ट। तो हमने कहा था डिफेंस मैकेनिज्म में माइंड का यूज होता है, इसलिए हमने बोल दिया कि ये क्या है, मेंटल प्रोसेस है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन को जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन जैसी अनप्लीजेंट फीलिंग होती है उनसे क्या करती है, डिफेंड करती है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे सामने क्या आ गई इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान ये भी रखेंगे कि बहुत सी बार ये भी बोला जाता है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कैसी प्रोसेस होती है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस प्रोसेस क्यों बोला गया, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पे जो है वो काम करती है, इसलिए इसको बोला गया कि अनकॉन्शियस प्रोसेस। इस अनकॉन्शियस प्रोसेस जो वर्ड आया इसको हम इसमें भी फिट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म इज ए अनकॉन्शियस प्रोसेस या मेंटल प्रोसेस जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा यूज की जाती है, किसके अगेंस्ट, एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन के अगेंस्ट। जैसे कि आपने देखा हमने जो है सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर ली है। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है।
ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो जिसका आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा वो पॉजिटिव कहलाएगी, जिनका नेगेटिव पड़ेगा वो नेगेटिव कहलाएगी। अब जो है हम हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किस प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हमारी फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन यहाँ पे देखिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपको यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा है, आपको डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपको ना डेफिनेशन जो है वो याद करने की आवश्यकता है, ना जो है आपको उसको एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता है। आपको अगर ज़रूरत है तो केवल पर डिफेंस मैकेनिज्म वन वर्ड याद करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनसेशन जो है उसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है काउंटर बैलेंसिंग। बस जैसे ही कंपनसेशन नाम आएगा डिफेंस मैकेनिज्म का, आपको याद रखना है क्या, काउंटर बैलेंसिंग। और जैसा कि हम देख काउंटर बैलेंस जो है, काउंटर बैलेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से अगर हिंदी में बोले तो अपन इसका मतलब क्या होता है, भरपाई करना या बराबर करना। काउंटर बैलेंस का मतलब क्या होता है, भरपाई करना या बराबर करना। यहां पे हम किसकी भरपाई करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई चीज जो है एक तरफ कम है और एक तरफ ज्यादा है, अगर इसको काउंटर बैलेंस करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जिधर कम है उधर थोड़ा सा बढ़ा दें या जिधर ज्यादा है उधर से थोड़ा सा कम कर दें, तो वो चीज क्या है, क्या हो जाएगी, काउंटर बैलेंस हो जाएगी। वैसा ही कुछ हम इस डिफेंस मैकेनिज्म में करते हैं। सपोज करिए कि जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि ये देखते हैं कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनके द्वारा यूज की जाती है, जैसे सपोज करो जिनमें कोई किसी प्रकार की क्या होती है, कमी होती है। अब कमी जो है वो कमी को हम कैसे पूरा करें, कमी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी खूबी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है उसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ही कंपनसेशन नाम आएगा हम इसको ये बोल सकते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं हम कमी को खूबी से पूरा करना। यहां पे हम हिंदी में भी याद कर सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म कंपनसेशन कौन सी होगी, ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें किसी कमी को खूबी से क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है या काउंटर बैलेंस किया जाता है। तो यहां पे हम देखिए कि इस वन वर्ड से हम इसके सारे एग्जांपल और जो भी डेफिनेशन है वो क्लियर कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जो कंपनसेशन होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो सपोज करो उसमें किसी प्रकार की क्या है, कमी है। जैसे जनरल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर जो कोई स्टूडेंट है वो क्या है, स्टडी में पुअर है, तो स्टडी में पुअर है तो ये क्या हो गई, उसकी कमी हो गई। अब उसको क्या करना है, इसको काउंटर बैलेंस करना है। तो अब ये क्या करें, कमी को हम कमी से काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, किसी खूबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सपोज करो वो स्टूडेंट जो है वो गेम्स में क्या है, चैंपियन बन जाता है या गेम्स में अच्छा है, तो ये जो है वो उसकी क्या है, खूबी है। अगर आप इस तरह का कोई कुछ काम कर रहे हैं तो ये आपने क्या कर दिया, कंपनसेशन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कमी है उसको आपने क्या कर दिया, खूबी से क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस। इसलिए कहा जाता है कि कंपनसेशन जो है उसमें आपको सिर्फ वन वर्ड ध्यान रखना है कि काउंटर बैलेंस। जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूं, एक जो लड़की है वो दिखने में सुंदर नहीं है, तो ये क्या हुई, इसकी कमी हुई, पर वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो पढ़ाई में होशियार होना क्या हो गई, उसके लिए खूबी हो गई। तो उसने जो दिखने में अच्छी नहीं है वो क्या है, उसकी कमी, तो उसने क्या कर दिया, पढ़ाई में होशियार होके उस चीज को क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। तो उसने उस कमी को जो है वो क्या कर दिया, खूबी के साथ में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाएगी, कंपनसेशन। अब देखिए जैसे इसका जो वन वर्ड है इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम किसमें, इसकी डेफिनेशन में। तो देख पा रहे हैं कि जो कंपनसेशन है वो क्या होती है, ओवर अचीवमेंट। ओवर अचीवमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ओवर अचीवमेंट का मतलब क्या होगा, ये आपने क्या कर ली, ये आपकी क्या है, खूबी है। इस खूबी से आपने क्या कर दिया, और अचीवमेंट इन वन एरिया टू काउंटर बैलेंस, मतलब बराबर करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए। परसीव डेफिशिएंसी, ये आपकी कमी थी, इसको पूरा करने के लिए आपने किसी एरिया में क्या कर लिया, और अचीवमेंट कर लिया, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी कंपनसेशन। नेक्स्ट देखते हैं इस डिफेंस मैकेनिज्म में, इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म इंडिविजुअल स्ट्रेंथन, मतलब एक चीज को इतना मजबूत कर लेता है जिससे उसकी कमी जो है उसकी क्या हो जाती है, भरपाई हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके सामने। ये दो एग्जाम्पल इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ए स्टूडेंट हु फेल्स इन हिज स्टडीज, मतलब पढ़ाई में क्या है, कमजोर है, तो उस चीज को कंपनसेट कैसे करता है, मैं कंपनसेट बाय बिकमिंग कॉलेज चैंपियन इन एथलेटिक्स,
मतलब इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई में कमजोर है पर गेम्स हुए कॉलेज में उसमें वो चैंपियन बन गया, तो उसने क्या किया, उस पढ़ाई की कमी को क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। आपने प्रैक्टिस में लाई है इस चीज को कि हम बोलेंगे कंपनसेशन में क्या किया, कमी को जो है वो खूबी से क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने समझा, अनअट्रैक्टिव गर्ल, जो एक लड़की है वो दिखने में अच्छी नहीं है पर जो है वो उस चीज को कंपनसेट कैसे करती है, वो अपने आप को पढ़ाई में क्या करती है, एक्स्ट्रा अचीवमेंट लाती है, पढ़ाई में ज्यादा होशियार होती है, इसलिए वो क्या करती है, कमी को उसने खूबी से क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कालिदास जी थे, एक महान कवि थे पर वो अंधे थे। अंधे होने के बावजूद हम ये देखते हैं ये उनकी कमी थी पर उन्होंने क्या किया, एक वो महान कवि बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कमी को खूबी से क्या कर दिया, पूरा कर दिया। जैसे कि आप बहुत से रियलिटी शोज देखते होंगे, उनमें आपको बहुत सी बार आता है इंडियाज गॉट टैलेंट या बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनमें आपने देखा हो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है इंडिविजुअल रहता है पर उसमें कोई क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कोई टैलेंट होता है, तो वो जो फिजिकली जो उसकी शारीरिक विकलांगता है उसकी कमी को उसने पूरा कैसे कर दिया कि वो किसी चीज में क्या है, एक्स्ट्रा अचीवमेंट लाता है या उस चीज को वो क्या कर देता है, काउंटर बैलेंस कर देता है। तो वो चीज जो है डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या कहलाती है, कंपनसेशन। आपको इसमें एक ही वर्ड याद रखना है, कंपनसेशन। जहां भी कंपनसेशन नाम याद आएगा अपन क्या नाम याद रखेंगे, काउंटर बैलेंसिंग। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में, नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो है सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें आपको जो वर्ड याद रखना है वो कौन सा वर्ड याद रखना है, चेंजिंग टारगेट्स। यहां पे हम चेंज करते हैं पर किसको कर रहे हैं चेंज, टारगेट्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली हम ये देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो किस तरह से कम किया जाता है कि हम क्या करते हैं, हायर टारगेट को चेंज कर देते हैं। जैसा कि हम देखते पा रहे हैं, सपोज करिए आप अपने आप को ही ले लीजिए, ये आपने अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट कर लिया और आप यहां से इसको बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस तक पहुंचने की बार बार कोशिश कर रहे हैं पर आप बढ़ तो रहे हैं पर फाइनली यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। अब आपको भी पता है कि अगर कोई आपको टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या होगा, जाहिर सी बात है एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा। ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जैसे हम ये देखें अगर उसको टारगेट नहीं मिला तो वो खुश होगा कि हाँ मेरे को टारगेट नहीं मिला। यहाँ पे जनरली हम ये देखते हैं कि अगर कोई टारगेट हमने सेट किया है और वो हमारे को नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो इसके लिए हम क्या कहें, इसलिए हम क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं और इसमें क्या करते हैं, जो हाई टारगेट हमने सेट किया है और हम यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, पर कहां तक पहुंच पा रहे थे, यहां तक पहुंच पा रहे थे, तो हमने यहां तक का ही क्या कर लिया, एक टारगेट सेट कर लिया, उसी को हमने क्या बोल दिया, यही डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्यों, क्योंकि यहां पे आपने क्या कर दिया, टारगेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज कैसे किया है कि ये टारगेट जो था वो क्या था आपके लिए, हायर टारगेट था। इस हायर टारगेट को आपने किस में चेंज कर दिया, लोअर टारगेट में। किस में चेंज कर दिया, लोअर टारगेट में। जैसे सपोज करो एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ही हम हमारी 10th क्लास की जो है वो परीक्षा पास करते हैं और फिर सब्जेक्ट का क्राइसिस आता है और उस समय हम ये देखते हैं कि जो साइंस बायोलॉजी अगर जो ले लेते हैं उनके मन में ये आ जाता है कि हाँ मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो वही सपना लेके वो 11th 12th पास करते हैं और उसके लिए फिर वो बड़े जोश शोर के साथ में कोटा चले जाते हैं पीएमटी की तैयारी में, क्योंकि उन्होंने टारगेट क्या सेट कर रखा है कि मेरे को क्या करना है, डॉक्टर बनना है। ये उन्होंने क्या कर दिया, टारगेट सेट कर लिया अपने आप। अब क्या करते हैं कि वो उस चीज के लिए क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, पर वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। तो उस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि जनरली अपन ये देखते हैं कि अगर बार बार बहुत ज्यादा फेलियर होगी, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ेगा, तो एंड में वो क्या हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसा तो है ही नहीं कि आप एमबीबीएस के लिए जिंदगी पर ट्राई करते रहेंगे, बार बार फेलियर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जो ज्यादा फेलियर होगी उस वो क्या आगे किस में प्रोसीड होती है, डिप्रेशन में, और इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ को हार्म कर सकता है। जैसे कि आप पढ़ पाते हैं सुसाइड वगैरह पेपर में आता है कि परीक्षा में पास नहीं होने पर किया सुसाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो उसका टारगेट था वो उसको अचीव नहीं कर पाया, जिसके कारण से उसमें क्या हुआ, स्ट्रेस और एंजाइटी। तो हमारे को सुसाइड नहीं करना भाई, तो हम क्या करें, हमारे में माइंड है, मेंटल प्रोसेस हमने इस्तेमाल की और हमने कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज की, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या करते हैं हम
टारगेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, कोई बात नहीं है, एमबीबीएस तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हुआ, हम जो है वो एमबीबीएस से थोड़ा सा लोअर जो है वो टारगेट जो है वो सेट कर लेते हैं। या तो हम क्या कर लेंगे, बीपीटी कर लेते हैं, या हम बीडीएस कर लेंगे, और अगर ये दोनों ही नहीं तो हमारे पास हमारी नर्सिंग जिंदाबाद, क्योंकि इनको भी तो डॉक्टर कहा जाता है। जनरली हम ये देखते हैं कि चाहे वो टोंट में ही गए नर्सिंग वालों को डॉक्टर, पर जो है वो नर्सिंग वालों को भी डॉक्टर कहा जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, इस हायर टारगेट से अपने टारगेट को क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। हायर से लोअर टारगेट में चेंज होना वो क्या कहलाता है, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है, डिफेंस ये सब्स्टिट्यूशन, या जिसमें हम करते हैं जो टारगेट है उसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। दूसरी बात, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या आप जैसे कि हमने कंपनसेशन में देखा था, कंपनसेशन हिंदी में कैसे, कमी को खूबी से पूरा करना। तो यहाँ पे आप जो है वो आपने आपकी निजी लाइफ में भी बार बार ये शब्द बोला होगा, और बॉयज और गर्ल्स दोनों रिलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम्स, इस जो मैं बात कर रहा हूँ उससे, कि हम जनरली कभी क्या बोलते हैं कि जैसा हमने कोई किसी चीज़ जो हाई टारगेट है उसके पीछे लगे हुए रहते हैं, वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, पर वो टारगेट हमारे को नहीं मिलता, तो हम उससे लोअर जो है टारगेट वो क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, और उसी से क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड। तो हमारे मन में हम क्या बोलते हैं, ये नहीं तो ये सही। अब ये आप अपने आप की लाइफ में इसको जैसे सूटेबल होता है वैसे आप समझ सकते हैं कि जनरली हम बोलते हैं कि ये नहीं तो ये सही। क्यों, क्योंकि आपकी कोशिश तो क्या थी, हायर टारगेट की, पर आपको नहीं मिला, तो आप ये थोड़ी कहोगे किसी को कि भाई हाँ मेरे में कमी थी इसलिए नहीं मिला, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, अपने मन को सांत्वना देने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या बोलोगे, उससे लोअर टारगेट अचीव करोगे, और आप बोलोगे ये नहीं तो ये सही। तो आप इसको, इस डिफेंस मैकेनिज्म को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो डिफेंस में इसमें ही देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन में इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए जो सब्स्टिट्यूशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो अनएक्सेप्टेबल गोल होता है, या जो आपसे ऐसा गोल है जो अचीव नहीं हो पा रहा है, उसको आप शिफ्ट करते हो या चेंज करते हो, कैसे से कि जो एक्सेप्टेबल हो और कैसा हो, अचीवेबल हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि सब्स्टिट्यूशन जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हाई टारगेट को लोअर में चेंज करते हैं। हाई टारगेट को कैसे चेंज किया, उससे लोअर और अचीवेबल टारगेट में। ऐसा नहीं है कि आपने एक टारगेट सेट किया और हाई टारगेट था वही नहीं मिल रहा तो आप उससे ऊपर का कोई टारगेट जो है वो क्या कर लोगे, सेट कर लोगे। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि जो हाई टारगेट था उससे क्या है, लोअर टारगेट ही जो है वो क्या करते हैं, हम सेट करते हैं, और उसी को अचीव करके क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। जैसे अब हमने एग्जांपल भी समझा, जो एक स्टूडेंट है वो एबल नहीं हो पाया, किसके लिए, कि एमबीबीएस कोर्स करना चाहता था कि वो, पर उसमें वो सेलेक्ट नहीं हुआ, उसमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं थी, तो वो क्या करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा किसके साथ में, कि वो क्या करेगा, फिजियोथेरेपी या नर्सिंग में क्या कर लेगा, एडमिशन ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो अपने आप को, अपने माइंड को जो है वो क्या कर सकता है, सेटिस्फाई। इससे क्या होगा, जो होने वाली एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन है उसको वो क्या कर देगा, क्योंकि फेलियर जो है वो क्या देगी, एंजाइटी देगी, स्ट्रेस और टेंशन देगा। उससे बचने के लिए उसने अपने मेंटल प्रोसेस का यूज किया और सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज की। सब्स्टिट्यूशन किया तो इसका मतलब क्या किया उसने, चेंजिंग टारगेट। तो हमारे को याद करने का इजी तरीका क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब वन वर्ड क्या है इसका, चेंजिंग टारगेट। और या हिंदी में याद करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, ये नहीं तो ये सही। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपनी थर्ड जो है डिफेंस पॉजिटिव में वो है सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब्लिमेशन में जो वन वर्ड है वो ये क्या याद रखना है आपको, मॉडिफाइंग। पर यहां पे मॉडिफाई जो है वो किसको किया जा रहा है, बिहेवियर को किया जा रहा है। यहाँ पे हम ये मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई का मतलब भी क्या होता है, चेंज, मतलब उसमें कोई परिवर्तन लाना। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि चेंजिंग बिहेवियर। पर इससे पहले हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन में चेंज था, पर वो किसको चेंज कर रहे थे, टारगेट को। पर यहाँ पे हम चेंज करेंगे किसको, बिहेवियर को। और किस तरह के बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सपोज करो कि हम किसी भी इंडिविजुअल में क्या है, कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसे, कि जैसे सपोज करो कोई बंदा है जो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, अग्रेसिव है,
अब आपको पता है कि आपका जो अग्रेशन है वो आप सोसाइटी में जो है वो शो नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी भी रास्ते चलते को पकड़ेगा और उसको मार देगा। पूछेंगे क्यों भाई ऐसा क्यों, क्या, तो बोला मेरे में अग्रेशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, सोशली क्या होगा, अनअप्रूव्ड होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा। तो इसके लिए क्या करें, अब अग्रेशन भी निकालना है, क्योंकि आपकी ये इंटरनल फीलिंग है, इसको निकालना भी जरूरी है। अगर ये नहीं निकालोगे आप तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको हमारे जो हम मेंटल प्रोसेस का यूज करेंगे। और कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या करेंगे, हम हमारे बिहेवियर को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे बिहेवियर को, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया और किस में चेंज कर दिया, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अग्रेसिव था तो वो क्या था, सोशली अनएक्सेप्टेबल। तो वो उसने उस बिहेवियर को क्या किया, मॉडिफाई किया और अपने इस अग्रेशन का ही वो किस में यूज करेगा, वो प्रोफेशन ही ऐसा चूज करेगा कि जैसे सपोज करो वो बॉक्सर बन जाएगा या एमएमए फाइटर बन जाएगा या सोल्जर बन जाएगा। वहां पे वो अपने अग्रेशन का जो है वो खूब इस्तेमाल कर सकता है, खूब यूज कर सकता है। वो क्या होगा, पर वहां पे वो अग्रेशन का इस्तेमाल करना उसके लिए क्या होगा, सोशली क्या होगा, अप्रूव्ड होगा, सोशली क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि उसने क्या किया कि जो अनएक्सेप्टेबल था उसको किस में चेंज कर दिया, उसने एक्सेप्टेबल में। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उसमें आपको क्या याद रखना है कि हम यहां पे क्या करते हैं, बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किस तरह से करते हैं कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि जो सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं कि नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंपल्स टू वन दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल। वही बात है कि जैसे सपोज करो कि आपको अग्रेशन आ रहा है तो वो क्या है, नेचुरल इंपल्स है। अब आप अग्रेशन शो नहीं कर सकते तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उस इंपल्स के साथ में काम नहीं करके हमने क्या करना पड़ेगा, उस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, अनएक्सेप्टेबल को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, रीचैनलिंग। रीचैनलिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पे इंडिविजुअल ने क्या किया, चेंज किया या क्या किया, मॉडिफाई किया, किसको, या रिप्लेस किया, किसको, जो सोशली अनएक्सेप्टेबल इंपल्स थे वो किसमें, सोशली एक्सेप्टेबल इंपल्स। ये आप यहां पे ये मान सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी यहां पे बन सकता है कि इन विच डिफेंस मैकेनिज्म इंडिविजुअल रीचैनलिंग और रिप्लेस सोशली अनएक्सेप्टेबल इंपल्स विथ सोशली एक्सेप्टेबल इंपल्स। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्यों, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि ये वन वर्ड अप्लाई करके देखते हैं, यहां पे आराम से हो जाएगा। रीचैनलिंग का मतलब क्या बताया, चेंज और मॉडिफाई। तो यहां पे इंडिविजुअल जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है, क्योंकि देखिए अनएक्सेप्टेबल इंपल्स मतलब आप वो क्या कर रहा है, अपने बिहेवियर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। और कैसा बिहेवियर था, अनएक्सेप्टेबल था, और किस में चेंज कर रहा है, एक्सेप्टेबल में। इसका मतलब क्या है कि इस वन वर्ड से हम इसको पहचान सकते हैं, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी होगी जो मॉडिफाई कर सकती है, जिसमें हम हमारे बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि पूछा भी गया है कि सपोज करो कि एक वुमन है जो अनमेरिड है, अब और वो जो है उसको मदरिंग डिजायर है, मतलब बच्चे पालने की इच्छा है। तो जनरली अगर वो कंसीव करती है तो ये क्या होगा, सोशली जो है वो अप्रूव नहीं होगा, सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा। पर उसको मदरिंग डिजायर है तो वो उसकी डिजायर को कैसे फुलफिल करे, किस तरह से वो अपनी जो स्ट्रेस है, टेंशन को वो क्या करे, तो उसके लिए वो क्या करेगी, सब्लिमेशन यूज करेगी। वो क्या करेगी, अपने बिहेवियर को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी। कैसे करेगी, अनएक्सेप्टेबल क्या था, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है वो उसको कैसे करेगी, एक्सेप्टेबल में। तो मदरिंग डिजायर है, उस मदरिंग डिजायर को पूरा करने के लिए वो कंसीव नहीं करके क्या करेगी, वो नर्सरी स्कूल में क्या बन जाएगी, टीचर बन जाएगी। इससे क्या हुआ, जो आपकी मन की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, और वो कैसे हो गई, जो है वो एक सोशली अप्रूव्ड वे में हो गई, क्योंकि एक तरह का क्या हो गया, ये तो प्रोफेशन हो गया। लेकिन जो जिससे हम क्या है भाई नर्सरी टीचर बन गई, तो ये क्या है, एक प्रोफेशन चूज कर लिया।
तो जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो वो वाली बात है यहाँ पे कि हमने हमारी मन की इच्छा पूरी कर ली, पर कैसे, किसके थ्रू की? सब्लिमेशन के थ्रू। कैसे की? कि हमने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। किसको? बिहेवियर को। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में हमने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में है। नेक्स्ट है, उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो है जोधपुर एम्स में 2018 में पूछा गया था। ये जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीचैनलिंग ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसमें सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स को मोर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज या मोर कंस्ट्रक्टिव या एक्सेप्टेबल वे में जो है वो क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं, सपोज करो कि जैसे कि हमने देखा कि अभी तक अपन ने जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी है उसके हिसाब से हम ये देखते हैं प्रोजेक्शन, हम इसी में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे को दिख रहा है क्या है? सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन जो होता है इसी में हमने पढ़ा था कि सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं हमारे बिहेवियर को। क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, वन वर्ड, मॉडिफाइंग। रीचैनलिंग, रीचैनलिंग का मतलब क्या होता है? वही है मैंने आपको बताया, या तो चेंज या फिर क्या? मॉडिफाई। और मॉडिफाई या चेंज कर रहे हैं, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कि सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स, ड्राइव्स को हम इंपल्स भी बोल सकते हैं, और ये इंपल्स है जो ड्राइव्स ही हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? गार्ड करते हैं। तो कैसे? कि मोर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मान्य, या हम ये बोल सकते हैं अच्छे वे में या एक्सेप्टेबल वे में जो है वो कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज कहलाएगी आपकी सब्लिमेशन। बाकी जो ऑप्शन जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें आंसर होगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो है हम जो है नेक्स्ट वो पढ़ते हैं हम, वो है हमारे पास में रैशनलाइजेशन। देखिए बहुत कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जो आप हम सब जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत सी बार जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रैशनलाइजेशन। रैशनल्स का मतलब क्या होता है कि उसका एक तरह से क्या है? समझाना कि ये चीज़ जो है वो किस तरह से हुई है, क्या हुई है। तो रैशनलाइजेशन में जो वन वर्ड याद रखेंगे हम, वो क्या है? जस्टिफाइंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वन वर्ड है इनकी हेल्प से आप इनको क्वेश्चन में भी इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसलिए आपको क्या होगा, न पूरी डेफिनेशन रटने की आवश्यकता है, न आपके उसको एग्जाम्पल रटने की आवश्यकता है। बस आपको याद रखना है इसका वन वर्ड। रैशनलाइजेशन में क्या याद रखना है? जस्टिफाइंग। जस्टिफाइंग किसको बोलेंगे? सफाई देने को। जैसे कि सपोज करो कि जनरली हम देखते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई, तो आपसे अगर कोई पूछता है उस गलती के बारे में, तो आप सीधे सीधे तो वो गलती मानने से रहे, तो आप क्या करते हैं? उस गलती से बचने के लिए या आप ये बताने के लिए ये गलती मैंने नहीं की, तो क्या करोगे आप? उस चीज की क्या करोगे? या तो साफ मना कर दोगे कि नहीं मैंने ये नहीं किया, तो मना कर दोगे, वो चीज क्या हो जाती है? वो डिनाइल हो जाती है। पर आप मानते तो हाँ भाई गलती तो मैंने की है, पर आप ये कहते हो कि मैं तो ये इसलिए कर रहा था, ये हो गया, वो हो गया, ये करना चाह रहा था पर ये हो गया। तो ये सब क्या है? जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? सफाई दे रहे हो। तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो क्या करता है? जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जस्टिफाई का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है? सफाई दे रहा है। और ये सफाई कब देनी पड़ती है? जब आपने क्या कर दी? गलती। तो हम ये बोल सकते हैं गलती की सफाई देना जो है वो क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज फेलियर, या तो उसकी का जो फेलियर हो वो हो, या सोशली अनएक्सेप्टेबल कोई उसने काम किया हो, बिहेवियर हो। कैसे? कि सोशली अप्रूव्ड रीजन में। जैसे कि आगे ऐसा भी बहाना बनाएंगे हम, या ऐसे ही सफाई देंगे जिससे अगले वाला जो है वो मान जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, सपोज कोई स्टूडेंट जनरली यही करते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में फेल हो गया, तो ये तो आपने भी हो सकता है शायद आपने भी यूज किया हो या देखा हो कि जो जैसे ही कोई स्टूडेंट है एग्जाम में फेल हो गया, तो वो ये नहीं कहेगा घर पे जाके कभी भी कि हाँ फेल हो गया तो हो गया, देख लो आप क्या करना है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। उसको पता है कि अगर ऐसा बोलेगा तो क्या हो सकता है। तो हाँ, वो स्टूडेंट क्या करेगा? एग्जाम में फेल हो गया तो उसके लिए, उससे बचने के लिए, गलती से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है? गलती मानता तो है पर उसका क्या करता है? सफाई देने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि मैं एग्जाम में फेल इसलिए हो गया कि जो टीचर है
टीचर जो है वो अच्छा नहीं है, या टीचर जो है वो क्या करते हैं, मेरे से नफरत करते थे या हेट करते थे, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को फेल कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर रहा है कि एग्जाम में फेल हुआ है, पर वो क्या कर रहा है, अपनी चीज का क्या देने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से हम ये बोल सकते सफाई देने की कोशिश कर रहा है, रैशनलाइजेशन देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इंडिविजुअल में एक्सक्यूज, जैसा कि बोला जाता है, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने। एक्सक्यूज को बोला जाता है बहाने। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, कोई भी गलती करी है तो उसका क्या कर कोशिश करता है, बहाने बनाने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रैशनलाइजेशन जो है उसको बोला जाता है ब्लैंकेट। क्यों? क्योंकि इस रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म की सहायता से इंडिविजुअल जो है वो अपनी गलतियों को क्या कर लेता है, ढक लेता है, कवर कर लेता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन इज ए ब्लैंकेट टू कवर द ह्यूमन वीकनेस। इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी वीकनेस को कम करने के लिए या ढकने के लिए जो है वो क्या करता है, एक ब्लैंकेट जो यूज करता है, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देते हैं। मोर फेमस जो एग्जांपल है, ग्रेप्स आर श्योर। जैसे कि आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ग्रेप्स आर श्योर, ये रैशनलाइजेशन कैसे कनेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अंगूर जो हैं वो बहुत हाइट पे लगे हुए हैं, और जो लोमड़ी है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। ये अब उसकी क्या है, कमी है, तो क्योंकि उसकी हाइट क्या है, कम है, इसलिए वो वहां तक अंगूर तक वो नहीं पहुंच पा रही। तो अब वो अपने मन को सेटिस्फाई कैसे करे, वो क्या करेगी, इस चीज का बहाना बनाएगी और वो ये कहेगी कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं इसलिए मेरे को नहीं खाने। पर यहां पे आप ये ध्यान देंगे कि अंगूर जो खट्टे हैं वो किसके लिए हैं, लोमड़ी के लिए हैं। अगर वहां पे कोई बड़ा जानवर जैसे जिराफ होता तो ये अंगूर उस जिराफ के लिए खट्टे नहीं होते, क्योंकि वो वहां पे इजीली वो क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। तो जो लोमड़ी है उसने क्या किया, अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या किया, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की, तो वो क्या कह रही है, अंगूर खट्टे हैं। जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल दें, आई कुड हैव वॉन द रेस बट द ट्रैक वाज वेट। एक जो है रेस में भाग लेने वाला इंडिविजुअल ये कहता है कि मैं रेस जीत जाता, मैं रेस आराम से जीत जाता, पर मैं क्या करूं, जो ट्रैक था वो गीला था या कुछ टेढ़ा मेढ़ा था या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है। अब यहाँ पे और भी पार्टिसिपेंट जो जीता होगा वो ट्रैक सेम उसके लिए भी रहा होगा, पर वो क्या है, अपनी जो हार है उस हार को नहीं मानते हुए क्या कर रहा है, उसके एक्सक्यूज दे रहा है कि वो क्यों हारा है। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी रैशनलाइजेशन। जैसा कि आपने ये देखा अंगूर खट्टे हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल है जिसको नाचना नहीं आता, पर वो उससे बोला जाता है तो वो बोलता है कि मैं तो बहुत अच्छा डांस करता हूँ, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा आंगन टेढ़ा है या फ्लोर जो थोड़ा है इस तरह से है उस तरह से है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है। तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, रैशनलाइजेशन, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपनी गलतियों का एक्सक्यूज देता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ए पर्सन विदाउट व्हीकल से दैट ही डज नॉट वांट टू रिस्क हिज लाइफ बाय ड्राइविंग। कैसे होता है, जैसे समझिए, एक इंडिविजुअल है जिसके पास में बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं है या गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर वो जब इंडिविजुअल कोई और दूसरे उसके फ्रेंड्स वगैरह जब उसको बोलते हैं कि भाई तू एक गाड़ी क्यों नहीं ले लेता, तो उसके लिए क्या कहता है कि नहीं, गाड़ी खरीद के मैं अपनी जान जो है वो जोखिम में नहीं डाल सकता। जबकि सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि उसके पास उस गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हुए कहेगा कि भाई मैं कोई भी जो है गाड़ी खरीद के अपनी लाइफ को जो है वो डेंजर में नहीं डाल सकता। तो उसने क्या किया, यहाँ पे अपनी जो फेलियर है या वीकनेस है वो उसको उस पर क्या कर रहा है, सफाई दे रहा है या क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे रैशनलाइजेशन में वन वर्ड क्या याद रखना है आपको, जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का मतलब क्या है, सफाई देना। इसमें इंडिविजुअल जो है वो इस डिफेंस मैकेनिज्म में इंडिविजुअल अपनी गलती की क्या करता है, सफाई देता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो हम ये देखते हैं अडेप्टिव मैकेनिज्म। सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको जो है वो सीधा सीधा डिफेंस मैकेनिज्म ही दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अडेप्टिव मैकेनिज्म, तो यहाँ पे हमने देखा था डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको हमने क्या बोला था, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या फिर क्या बोला था, कोपिंग मैकेनिज्म। पर
पर अगर हम इन दोनों का मीन देखें तो इसका मीन जो है वो इससे मिलता जुलता है, अडेप्टिव मैकेनिज्म। अडेप्टिव मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि अडेप्टिव मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होगी जिसका यूज करके इंडिविजुअल पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है, उसके अनुकूल हो सकता है, उससे बच सकता है। तो अडेप्टिव मैकेनिज्म जो किस लिए दी जाती है, ऑफ गिविंग एक्सक्यूज। देखिए यहां से हम इसके हर क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, वहां से पकड़ के हम उसका आंसर दे सकते हैं। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना। व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सोल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि यहां पे क्या हुआ कि वो काम नहीं कर पाया या उसने गलती की है और उस गलती जो है उसके लिए वो क्या दे रहा है, एक्सक्यूज, यानी कि सफाई देना, या हम बोल सकते हैं बहानेबाजी। सफाई देना या बहानेबाजी करना जो है वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है, वो कहलाती है आपकी रैशनलाइजेशन। और अगर हम इन दोनों वर्ड का अपन जो इंग्लिश में वर्ड वो देखें मीनिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल क्या करता है इसमें जस्टिफाई या जस्टिफाइंग करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं कि इसमें जो है वो आंसर क्या होगा, रैशनलाइजेशन। क्योंकि इसमें देखो प्रोजेक्शन नहीं पड़ी है, बाकी हम ये देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, यहां पे हमने क्या किया था, टारगेट को क्या किया था, चेंज किया था, जबकि कंपनसेशन में क्या किया था, हमने काउंटर बैलेंस किया था। काउंटर बैलेंस करना कंपनसेशन, टारगेट चेंज करना सब्स्टिट्यूशन। जबकि अब ये प्रोजेक्शन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। वैसे प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अपनी गलती का दोष किसी और पे थोपना। तो यहाँ पे ये ऐसा तो कुछ हो रहा नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया और क्या दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने। अगर जिम्मेदार ठहराता तब होता प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, बहानेबाजी या सफाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या है, रैशनलाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है वो एम्स नागपुर में अब जो है वो 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो है हमारे पास रिप्रेशन। देखिए रिप्रेशन जो है वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, और इसको जो वन वर्ड में याद रखना है आपको, वो क्या याद रखना है, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल कोई चीज को भूल गया, पर कैसे भूल गया, अनकॉन्शियस भूल गया। अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि वो अनजाने में उस चीज को क्या हो गया, भूल गया। तो यहां पे हम ये देखते हैं अनकॉन्शियस का मतलब क्या हुआ, अनजाने में। फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, भूल जाना। अब ये अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंडिविजुअल जो है वो इस डिफेंस मैकेनिज्म को किस कंडीशन में यूज करता है। जैसे सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके दिमाग में कोई भी क्या है, पेनफुल फीलिंग है, कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसको याद करके आपको क्या होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो वो क्या है आपके लिए पेनफुल फीलिंग है। तो आप उसको लाइफ टाइम याद रखना चाहेंगे, नहीं याद रखना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप जब उस चीज को याद करोगे आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेशन डिफेंस जो मैकेनिज्म है वो यूज करते हैं। और उस जो आप पेनफुल फीलिंग है उसको आप क्या करते हो, अनकॉन्शियसली ही क्या कर देते हो, फॉरगेट कर देते हैं आप। पेनफुल फीलिंग्स या पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल इमोशंस जो है उनको अनकॉन्शियसली फॉरगेट कर देना क्या कहलाता है, आपका रिप्रेशन कहलाता है। इसलिए इसको बोला जाता है अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। देखिए यहां पे इसकी ये ट्रिक ये है कि यहां पे ये ध्यान रखेंगे, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। गलती से आपसे ये पूछ लिया गया कि बताइए हमारे को कि कॉन्शियस फॉरगेटिंग, कॉन्शियस फॉरगेटिंग ये क्या होती है। तो कॉन्शियस फॉरगेटिंग के लिए आपसे अगर ये पूछ लिया, अनकॉन्शियस के लिए हमने क्या कहा, रिप्रेशन। अगर आपसे पूछ लिया कॉन्शियस फॉरगेटिंग, तो कॉन्शियस फॉरगेटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है सप्रेशन। ये जो है वो क्या है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, नेगेटिव। तो यहां पे हम ये क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास में दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि रिप्रेशन किसको बोलेंगे, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। इसके आप ये देखिए कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो यहां पे पेनफुल फीलिंग्स को कैसे फॉरगेट करेगा, अनकॉन्शियसली, अनजाने में, जबकि यहां पे क्या करेगा, कॉन्शियस फॉरगेटिंग। इसका मतलब क्या है, कॉन्शियस का मतलब क्या है, कैसे करेगा, जानबूझकर,
जानबूझकर जो पेनफुल फीलिंग्स है वो उनके अपने दिमाग से उसको निकालने की या भूलने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी सप्रेशन। पर इसका उल्टा जो है वो क्या कहलाएगा? अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, वो क्या कहलाएगा? सप्रेशन। तो ये आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट हो सकते हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो साथ में इसको पढ़ लेंगे, ताकि हम क्या करें, इन दोनों कंपेयर करके जो है वो इनका डिफरेंशियल आराम से निकाल सकें और दोनों याद कर सकें। तो हम ये देखते हैं कि अनकॉन्शियस फॉरगेट करता है तो वो रिप्रेशन है, और कॉन्शियस फॉरगेट करता है तो वो क्या होता है? सप्रेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, जो रिप्रेशन होता है वो अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग है, या उसका नाम जो दूसरा बोल सकते हैं हम क्या है? सेलेक्टिव फॉरगेटिंग है, या अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस ऑफ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। कोई भी घटना ऐसी हुई है जो क्या है? अनप्लीजेंट है, कि जैसे ही आप उसको याद करते हो आपके दिमाग में जो है वो टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, तो आप उसको उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि धीरे 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 करते हुए हम उसको अनजाने में ही अपने दिमाग से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, ताकि आप क्योंकि जब उसको याद करोगे तब आप उसको उसकी वजह से एंजाइटी और टेंशन ना हो। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा। इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? कि जिस पे आपका क्या है? कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये जो ब्लॉकिंग हुई है या फॉरगेटिंग हुई है, तो वो कैसे हुई है? इनवॉलेंट्री। मतलब कैसे हुई है वो? अनकॉन्शियस। फॉरगेटिंग तो हुई है, पर कैसी हुई है? अनकॉन्शियस हुई है, तो उसको हमने क्या बोला? रिप्रेशन। इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग हो या क्या हो? फॉरगेटिंग हो, किसकी? अनप्लीजेंट फीलिंग्स फ्रॉम वंस अवेयरनेस। हम अपने अवेयर माइंड से जो है वो इनवॉलेंट्री अनप्लीजेंट फीलिंग को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? रिप्रेशन। पर सपोज करो कि जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ये आ जाए कि वॉलेंट्री ब्लॉकिंग या फॉरगेटिंग। वॉलेंट्री ब्लॉकिंग या फॉरगेटिंग जो है वो क्या कहलाएगी? अब वो यहां पे हम ये देखना पड़ेगा हमारे को कि इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? अनकॉन्शियस, जबकि वॉलेंट्री जो है उसका मतलब क्या होता है? कॉन्शियस। और कॉन्शियस फॉरगेटिंग क्या होती है? आपकी सप्रेशन। और वैसे भी आप ये देख सकते हैं कि जब इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग जो है वो रिप्रेशन है, तो सप्रेशन जो होती है एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो वॉलेंट्री ब्लॉकिंग क्या होगा? सप्रेशन। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि जैसे हम ये देखते हैं, फॉरगेटिंग ए लव वन बर्थडे आफ्टर अ फाइट। जैसे ही हम देखते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे आपको हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपके बर्थडे को उस पे आपको ट्रीट मिलती है, या आप कहीं घूमने जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है, तो आपको याद है। पर इस बार क्या हुआ है कि बर्थडे से पहले आपकी लड़ाई हो गई, तो आप उस दोस्त के बारे में जब भी कोई भी उस लड़ाई को याद करते हो तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन होती है। तो हम क्या करते हैं? उस एंजाइटी से बचने के लिए हमने उस दोस्त से रिलेटेड जो भी मेमोरीज होती है वो सब क्या कर देते हैं? अपन भूल जाते हैं। तो हमारे अनकॉन्शियसली हमारे माइंड से जो है उसका बर्थ डेट जो है या बर्थडे जो है वो जो क्या कर देते हैं? हम फॉरगेट कर जाते हैं। दूसरा, एक रिसेंट ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट है, जिसने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए जाना है उसको, पर वो फर्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू है यार, वो उस इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड हो रहा है, डर रहा है, नर्वस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा? जैसे वो इंटरव्यू के बारे में सोचता है उसको डर लगने लग जाता है, तो वो अनकॉन्शियसली जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना या सुबह जल्दी उठना ही जो है वो क्या कर जाता है? भूल जाता है। नेक्स्ट हम देखें, अ बॉय इज जेलियस ऑफ हिज गुड फ्रेंड्स सक्सेस बट इज अनेवर ऑफ हिज फीलिंग्स ऑफ ज्वेलसी। जैसा कि हम ये सब आपने देखा होगा कि सपोज करो, जैसे आप रिलेट करेंगे इस चीज को कि आपका कोई फ्रेंड है, उसकी जॉब लग गई और आपकी नहीं लगी अभी तक, तो मन ही मन तो आप क्या हो रहे हो? उस अपने फ्रेंड से क्या हो रहे हो? ज्वेलस हो रहे हो, आप जल रहे हो कि यार इसकी जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी। पर ये कभी भी आप ये फीलिंग जो है वो आप अपने सामने नहीं आने देंगे। हम अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, जो वो चीज़ क्या कहलाती है? रिप्रेशन। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो होगा वो अनप्लीजेंट फीलिंग, आप देख पा रहे हैं इनमें सब अनप्लीजेंट फीलिंग्स हैं, जिनको इंडिविजुअल जो है उसने कैसे फॉरगेट किया है? अनकॉन्शियस फॉरगेट किया है या इनवॉलेंट्री फॉरगेट किया है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपके रिप्रेशन। और इसको मतलब इजी तरीका ये है याद करने का कि वन वर्ड याद रखेंगे अपन, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? इनवॉलेंट्री। क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग।
तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी रिप्रेशन। नेक्स्ट है जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, वो है अनडूइंग। पॉजिटिव में ही चल रहा है अभी। नेक्स्ट जो है वो अनडूइंग। तो देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अनडूइंग को समझने के लिए पहले इसके वर्ड को देख लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर इसका स्टार्टिंग का वर्ड है, अगर उसको हाइड करते हैं तो हमारे को दिखता है डूइंग। पर अब हम देखते हैं तो उससे क्या दिखता है? अनडूइंग। मतलब कोई काम किया पहले और उसके बाद में हमने उस काम को, ऐसा कोई काम किया जिससे वो काम जो है वो क्या हो गया? अनडू हो गया। जैसे कि आप लैपटॉप चलाते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, उसमें आपने देखा होगा एक अनडू का बटन होता है। तो जिससे क्या हुआ? कोई भी काम आपने किया है, अगर आपने अनडू का बटन दबाया तो वो काम क्या हो जाएगा? हट जाएगा, अनडू हो जाएगा। तो वो चीज जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाती है? अनडूइंग। अब इसको समझते हैं कि अनडूइंग क्या होता है। अनडूइंग जो है वो क्या होता है? वन वर्ड याद रखेंगे इसमें, अपोजिट एक्शन। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि आपने कोई काम किया पहले, जैसे आपने एक वर्क ए किया। अब क्या है कि ये वर्क जो है वो, उसके बाद में आपने वर्क बी किया, पर जो वर्क बी किया है वो ऐसा किया है जिससे ए जो है वो क्या हो गया? अनडू हो गया। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाएगी? आपकी अनडूइंग। देखिए कैसे, इसके एग्जांपल लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अनडूइंग में क्या होता है? एग्जिबिटिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर टू मेकअप फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। इंडिविजुअल जो है फर्स्ट टाइम जो उसने काम किया था वो गलत किया था, तो उस दोबारा वो गलती तो करने से रहा, तो वो क्या करेगा? दूसरी बार में जो काम करता है वो ऐसा करता है जिससे पहले वाला काम जो है वो क्या हो जाए? अनडू हो जाए। इसलिए इसको बोलते हैं हम अनडूइंग। नेक्स्ट और देख लीजिए, अपोजिट एक्शन। इसलिए इसको वन वर्ड याद रखेंगे, अपोजिट एक्शन। अपोजिट एक्शन ऑफ प्रीवियसली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे सपोज करो आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे उसको पता है कि एक बार वो दूध से जल चुका है, जैसे आपने कोई काम किया है जिससे आपको नुकसान हुआ है, तो आप दोबारा वही काम करेंगे? नहीं। जब आप दोबारा कोई काम करेंगे तो ऐसा करेंगे जिससे वो पहले वाला जैसा काम जो है वो नहीं हो। मतलब आपने दोबारा जो काम किया है वो ऐसा किया है जिससे पहले वाला काम जो है वो क्या हो गया? अनडू हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाएगी? अनडूइंग। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो अनडूइंग हम इसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू इरेज, या इरेज करने की कोशिश करते हैं हम। उसको क्या करते हैं? इरेज का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने इसको क्या कर रहे हैं? अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अनएक्सेप्टेबल एक्ट है या थॉट है या कोई भी फीलिंग है, तो दोबारा ऐसा करेंगे कि हम उसको इरेज कर सकें या क्या कर सकें? अनडू कर सकें। जैसे सपोज करो कि आफ्टर अ फाइट ए मैन ब्रिंग्स हिज वाइफ आउट फॉर ए डिनर। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये, जैसा कि आपने देखा होगा या शायद जो स्टूडेंट मेरिड है उन्होंने फील किया होगा कि जैसे ही सपोज करो आपकी वाइफ के साथ में आपका आर्गुमेंट हो गया या फाइट हो गई, तो आपने पहला जो काम किया है वो क्या किया है? फाइट किया है। तो आप दोबारा जब फाइट करके आप घर से बाहर निकल गए, तो दोबारा जब घर पे जाओगे तब क्या वापस से फाइट करोगे? नहीं। इससे तो आपका जो वो आपके लिए जो डेंजर है वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले फाइट की, तो ये फाइट जो है वो क्या हो गया? वर्क ए हो गया। अब आपको जो वर्क बी है वो ऐसा करना है जिससे जो आपका वर्क ए है वो क्या हो जाए? अनडू हो जाए, जिसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये ऐसा काम किया, वर्क बी ऐसा किया जिससे जो है ये वर्क जो लड़ाई जो हमने की थी वो क्या हो गया? अनडू हो गया। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? अनडू। और इसका जो लेटेस्ट एग्जांपल है आप इस तरह समझ सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशन चल रही है उससे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया था। तो जो फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था, उसमें लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसका पालन किया, घरों में रहे, बाहर नहीं निकले। पर जैसे ही लॉकडाउन थर्ड और फोर्थ आया, तो जैसे ही थोड़ी सी छूट दी गई, जो उन्होंने पहला काम क्या किया? सब अपने अपने घरों में रहे। तो वो ये काम जो था वो क्या था? वर्क ए था, जिससे कोरोना वायरस होने के जो चांसेस थे वो बिल्कुल क्या थे? कम थे। पर जो पब्लिक थी, जो अपने देश के लोगों ने वर्क बी किया, वर्क बी क्या किया कि जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई, सब मंडियों में इकट्ठा हो गए, सब खरीदारी करना जो स्टार्ट हो गए। तो उससे क्या हुआ कि ये वर्क बी उन्होंने ऐसा किया है जिससे वो जो वर्क ए था, जो वो 30-35 या जितने भी दिनों के लिए घरों में रहे, वो क्या हो गया? अनडू हो गया। इसलिए कहते हैं कि अनडूइंग को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने कहावत सुनी होगी, करे कराए पर पानी फेरना। करे कराए पर
पानी फेरना, ये क्या कहलाता है आपका अनडूइंग। क्योंकि यहां पे हमने क्या किया कि ऐसा कोई काम किया था, पहले अच्छा काम किया था, पर सेकंड काम ऐसा किया जिससे क्या हुआ कि जो पहले वाला काम था वो क्या हो गया, अनडू हो गया, तो हम उसको बोलेंगे अनडूइंग। नेक्स्ट सॉरी, अपोलॉजीज फॉर रॉन्ग टू अवॉइड पनिशमेंट। जैसे सपोज करो आपने कोई गलती की, तो गलती की है, गलती को अंडू कैसे कर सकते हो, दोबारा गलती करके तो हम अंडू कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपने गलती की, उस गलती की आप क्या करोगे, एक ऐसा काम करोगे जिससे वो गलती जो है वो क्या हो जाए, अंडू हो जाए। जैसे हम गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी तुरंत माफ़ी मांग ले। जैसे गलती की, हमने अपोलॉजीज कर ली, उस चीज़ की क्या कर ली, माफ़ी मांग ली। जो काम गलती की उसका जस्ट अपोजिट एक्शन किया, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी अनडूइंग। नेक्स्ट, चेकिंग गैस नॉब्स और द लॉक्स टू इंश्योर सेफ्टी। देखिए हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि कभी आपके भूल से आप जो गैस नॉब है, गैस रेगुलेटर है, वो आपने बंद करना भूल गए, या लोग जो लगाया आपने जल्दबाजी में ऐसे लगाया कि वो पूरी तरह से लगा नहीं, और इसी गलती की वजह से आपके घर में चोरी हो गई या आग लगने से बच गया, तो आप क्या करोगे, जब कभी भी दोबारा लोग लगाओगे या जो है वो गैस सिलेंडर जो है उसका रेगुलेटर जो है वो आप बार बार चेक करोगे, या लोग जो है वो लगाया उसको भी बार बार आप चेक करोगे। जैसे कि आपने देखा होगा आपके सब में पाया जाता है ये कि लोग लगाने के बाद में हम उसको एक दो बार खींच के जरूर देखते हैं कि लोग लगा है या नहीं लगा। तो ये एक तरह से एग्जांपल है किसका, अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हमने पढ़ी है कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म, अनडूइंग। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनडूइंग जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है उसके कौन से डिसऑर्डर के पेशेंट के द्वारा यूज की जाती है। तो यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनडूइंग विच पेशेंट ऑफ डिसऑर्डर इज यूज्ड अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम ये बोलेंगे अनडूइंग जो है वो किस कंडीशन में यूज की जाती है, ओसीडी क्लाइंट के द्वारा। ओसीडी क्लाइंट हम ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो क्लाइंट होता है वो अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। ये कैसे यूज करता है इसको भी आप समझ लीजिए। ओसीडी का जो पेशेंट होता है वो क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है, ऑब्सेसिव और क्या है यहाँ पे, कंपल्सिव। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन मतलब एक ही थॉट, बार बार आना। जबकि हम देखते हैं कंपल्सिव जो या कंपल्सन होता है वो क्या होता है, एक ही एक्ट को बार बार करना। यहां पे भी क्वेश्चन बनता है, रिपीटेटिव और इंट्रूसिव थॉट्स दैट इंट्रोड्यूस इन माइंड इज नॉन एज, मतलब एक ऐसी थॉट जो बार बार दिमाग में आ रही है, एक ही थॉट का बार बार दिमाग में आना क्या कहलाता है, ऑब्सेशन। और एक ही एक्ट को बार बार करना क्या कहलाता है, कंपल्सन कहलाता है। और ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ हो रही है, एक ही थॉट बार बार आ रही है जिसकी वजह से इंडिविजुअल एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो वो क्या, वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अनडूइंग करता है। जैसे सपोज करो कि ओसीडी का सबसे जो मेन एग्जांपल है वो ये होता है कि बार बार हाथ धोना, रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग जो होती है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल बार बार हैंड वॉश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि जो उसको ऑब्सेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि उसके हाथ जो हैं वो क्या हैं, हाथ क्या हैं, गंदे हैं। इंडिविजुअल को एंजाइटी हो रही है इस वजह से कि उसके हाथ गंदे हैं और इन हाथों से अगर उसको जो है वो कंटामिनेशन हो सकता है, तो उसको एक ही थॉट बार बार आ रही है, हालांकि उसके हाथ गंदे नहीं है, क्योंकि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, इसमें इनसाइट प्रेजेंट होती है। ऑब्सेशन जो ऑब्सेशन है वो इसको आ रहा है कि हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। अब एक ही थॉट बार बार दिमाग में आएगी तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। अब ये एंजाइटी दूर करना जरूरी है। ये एंजाइटी कैसे दूर हो सकती है, एक ही तरीका है कि इंडिविजुअल क्या करे, कंपल्सन करे। और इसका कंपल्सन क्या होगा, हाथ धोना, क्योंकि हाथ गंदे हैं। अगर आपको लगता है कि हाथ गंदे हैं तो आप
इस चीज को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आप जाके हाथ धो लेंगे, वो चीज क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जैसे ही कंपल्सन करता है, एंजाइटी से क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। अब ये रिलीफ जो है वो कब तक रहेगा, कि जब तक कि दूसरा ऑब्सेशन ना आए। सपोज करो ये एक सर्कल हो गया कि जब पर ये कंडीशन कब होती है कि सपोज करो ये दोबारा दूसरी बार, क्योंकि ऑब्सेशन क्या होता है, बार बार आना, दोबारा यही थॉट आई तो दोबारा एंजाइटी होगी, वो दोबारा हाथ धोएगा और दोबारा दोबारा से फिर उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंडिविजुअल दोबारा से हाथ धोने जा रहा है तो हाथ तो उसने पहली बार धोए थे तभी साफ कर लिए थे, पर जो दोबारा वो हाथ धोने जा रहा है उससे क्या कर रहा है, वो अपने जो पहले वाले काम जो उसने किया था उस पर क्या कर दिया, उसने अनडू कर दिया, उसको क्या कर दिया, करे कराए पे उसने क्या कर दिया, पानी फेर दिया। तो इसलिए कहा जाता है जो अनडूइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म किस डिजीज कंडीशन में यूज की जाती है, किस क्लाइंट के द्वारा यूज की जाती है, तो हम बोलेंगे किसके द्वारा, ओसीडी क्लाइंट के द्वारा। नोट कर लीजिएगा ये की पॉइंट कि अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ओसीडी क्लाइंट के द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारी कौन सी है डिफेंस मैकेनिज्म, वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको जो वन वर्ड याद रखना है वो क्या करना है, मॉडलिंग। जैसे कि आपको पता है कि मॉडलिंग जो है वो किस तरह से होती है कि कोई भी मॉडल होता है या कोई भी किसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर होता है तो वो अपनी चीज़ को क्या करता है, प्रमोट करता है, और हम जो है वो उस ब्रांड को लेके उस एक इमेज बना लेते हैं कि हमारे को जैसे कि आप अभी भी बात करें, जैसे हम माउंटेन ड्यू की बात करते हैं तो माउंटेन ड्यू मतलब ऋतिक रोशन हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। पहले थम्स अप की बात करते हैं तो सलमान खान आ जाता था, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किस चीज़ को मॉडलिंग करते हैं तो या प्रमोट करते हैं तो उस चीज़ से ही हमारे को क्या आ जाता है, वो चीज़ जो है वो याद अपने दिमाग में आ जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें भी इसी तरह से कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करता है, अनकॉन्शियस मॉडलिंग ऑफ वंस सेल्फ अपॉन अनदर। इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को जो है वो क्या करता है, सेल्फ को जो है वो क्या कर देता है, अपोज कर देता है, या मतलब अपनी इमेज को किसी और में देखना, या ये बोल सकते हैं आप इसको अपनी इमेज को किसी और में देखना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। यहां पे इंडिविजुअल जो क्या करता है, अपने इमेज को जो है वो अपोज कर देता है, किस पे, दूसरे व्यक्ति पे। दूसरे देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल ट्राई टू अज्यूम द क्वालिटीज ऑफ समवन दैट इज एडमायर्ड टू डील विथ एंजाइटी। यहां पे क्या होता है, सपोज करो आप में किसी तरह की कमी है तो आप उस कमी वैसे तो पूरी कर नहीं सकते, तो आप क्या करते हो कि किसी को एडमायर करते हो, कि जैसे हम ये देखते हैं किसी भी, जैसे कोई लड़का है वो शरीर में बिल्कुल पतला है, थिन है एकदम, तो वो किसी भी बॉडी बिल्डर को या देखता है तो वो उसके मन में कैसे होता है, खास मेरी भी बॉडी ऐसी होती है, खास मैं भी ऐसा होता। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उस जो व्यक्ति हमने देखा है जिससे हम इंस्पायर हुए हैं उसको हम क्या करने लग जाते हैं, एडमायर करने लग जाते हैं। मतलब हम ये देखने लग जाते हैं, अपनी इमेज को उस व्यक्ति में देखने लग जाते हैं, जिससे आपको टेम्परेरी जो है उस एंजाइटी से क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो वो चीज़ कौन सी है, आपकी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका जो सबसे कॉमन और बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, पीपुल एक्ट्स लाइक अ हीरो आफ्टर वॉचिंग ए मूवी। जैसे कि आपको पता है कि आप सबने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम कोई मूवी थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हैं तो जैसे ही मूवी देख के बाहर आते हैं तो आपने भी ये फील किया होगा कि थोड़े टाइम के लिए जो है वो हम भी जो मूवी का कोई ऐसा इंस्पायरिंग कैरेक्टर रहा हो तो जिससे आप इंस्पायर हुए हो तो आप थोड़ी देर तक तो वैसे ही एक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपने वो ट्रेंड चलता है, जैसे कोई भी मूवी आती है, जैसे धूम आई थी, और भी बहुत सारी मूवी है, जैसे सबसे ज़्यादा ट्रेंड तो तेरे नाम जो मूवी आई थी उसका चला था, तो उसमें आपने देखा होगा सब ने वो वैसी ही हेयर स्टाइल कर ली, वैसे ही कपड़े पहनने लग गए। तो वो क्या किया, जो ऐसे लोग जो दिखने में बिल्कुल सलमान खान जैसे नहीं है या बॉडी में भी बिल्कुल वैसे नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी कमी, उनकी कमी है, उस एंजाइटी से डील करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अपने आप की मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी इमेज को किसी और में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनको थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, उस एंजाइटी से रिलीफ फील होता है। तो उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आप इसको अपने शब्द में इस तरह से समझ सकते हैं कि
अपनी इमेज को किसी और में देखना, वो क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ए इलिटरेट फादर ऑफ्टन टेक्स हिज सन हायर एजुकेशन एज एन ओन अचीवमेंट। एक ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ है और उसका जो बेटा है अगर वो जो है पढ़ाई लिखाई करके कोई ऊंची पोस्ट में नौकरी लग जाता है तो वो पिता जो है वो अपने आप को ये समझता है कि उसकी नौकरी लग गई। क्यों? क्योंकि पिता ने जो है वो अपनी इमेज जो है वो किस में ट्रांसफर कर दी? उसके बेटे में। तो अपनी इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल कि इंडिविजुअल वांट्स टू बी लाइक अ फेमस पर्सन सो दे बिगिंस टू ड्रेस एंड एक्ट लाइक दैट पर्सन। आपको पता है कि अगर आप किसी जो अगर कोई हम ये कह सकते हैं एक्टर हो या कोई और फेमस पर्सन हो जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप लाइक करते हो, तो आप क्या करते हो? आपका रहन सहन जो है वो भी आप क्या करने लग जाते हो? उनकी तरह ही आप करने लग जाते हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी इमेज को किसी और फेमस पर्सन पे या किसी और फेमस एक्टर पे क्या कर रहे हो? मोल्ड कर रहे हो या मॉडलिंग कर रहे हो। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी आइडेंटिफिकेशन। सिंपल वे में इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम अपनी क्या करते हैं? मॉडलिंग करते हैं, मतलब अपनी इमेज को अपन किसी और में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में चल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस जो है वो आइडेंटिफिकेशन से मिलती जुलती होती है पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रांसफर में जो वन वर्ड है वो क्या कर रहे हैं अपन? ट्रांसफर। देखिए आइडेंटिफिकेशन में भी हम इमेज को या अपने इमोशंस को क्या कर रहे थे? ट्रांसफर कर रहे थे। पर कैसे कर रहे थे? अपनी इमेज को किसी और में ट्रांसफर करते थे। जबकि ट्रांसफरेंस जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है इसमें क्या करते हैं अपन? इमेज ऑफ वन पर्सन इज आइडेंटिफाइड विथ अनदर। आइडेंटिफिकेशन में अपनी इमेज को किसी और में ट्रांसफर कर रहे थे, जबकि ट्रांसफरेंस में हम क्या करते हैं? किसी और की इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रांसफरेंस। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन में अपने सेल्फ की इमेज को क्या किया था? उसकी मॉडलिंग की थी, अपनी इमेज को ट्रांसफर किया था किसी और में। जबकि ट्रांसफरेंस में क्या करते हैं? अपनी नहीं, किसी और थर्ड जो सेकंड पर्सन की इमेज को किसी थर्ड पर्सन में ट्रांसफर करना, किसी और की इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? आपका जो है वो ट्रांसफरेंस। इसको और समझते हैं। ट्रांसफरेंस में जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इसके एग्जांपल में ये देखते हैं, ए ओल्ड पर्सन इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड ही वॉच नर्स एज लाइक ओन डॉटर। बहुत कॉमन एग्जांपल है, पूछा भी गया है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक ओल्ड पर्सन है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहाँ पे वो अपनी बेटी की जो है वो एज की अगर किसी नर्स को देखता है तो वो उसमें उसको अपनी बेटी दिखाई देती है। जनरली आपने देखा होगा ये कहा भाई तुम्हारे में तो मैं अपने बेटी को देखता हूँ या बेटे को देखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसी की अगर जो थोड़ी सी क्वालिटीज मैच होती है, जैसे एज, हेल्थ, हाइट, ये सब मैच होती है, तो हम उसमें ही अपने जो कोई रिलेटिव है वो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओल्ड पर्सन है इसने अपनी इमेज को ट्रांसफर नहीं किया है, किस में किया है? कि अपनी बेटी की इमेज को क्या किया है? नर्स में ट्रांसफर किया है। तो ये क्या हुआ? किसी और की इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ट्रांसफरेंस। अगर वो अपनी इमेज को करता तो वो आइडेंटिफिकेशन कहलाता, पर यहाँ पे क्या किया है उसने? अपनी बेटी की इमेज को नर्स में ट्रांसफर किया है, तो वो क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट जो हम ये जनरली अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं, ए इंडिविजुअल ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज फादर इन हिज बॉस सो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट फादरली फीलिंग्स टू हिज बॉस। एक व्यक्ति है जो अपने बॉस में अपने जो फादर हैं, पिताजी हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर वो देखता है तो वो क्या करता है? उस बॉस से भी उसी तरह से ट्रीट करता है जैसे वो अपने फादर की तरह ट्रीट कर सकता है। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो फीलिंग्स होती है वो गुड और बैड दोनों हो सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उसको अपने पिता के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो दिखाई दे रहे हैं उस बॉस में और वो अपने फादर के साथ में उसका रिलेशन ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है उस बॉस के साथ में भी जो है उसके रिलेशन वो उससे भी कैसे रिएक्ट करेगा? जैसे अपने फादर के साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ट्रांसफरेंस में जो है वो फीलिंग जो अपन ट्रांसफर करते हैं, इमेज जो ट्रांसफर करते हैं, वो गुड और बैड दोनों तरह से हो सकता है। और इसको समझने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आपने वो गाना जरूर सुना होगा कि तुझ में रब दिखता है। उसमें जो किया गया है वो क्या किया गया है? ट्रांसफरेंस किया गया है। कैसे?
कि जैसे हम ये कहें कि मूवीज के जो हीरो हैं शाहरुख खान साहब जो हैं उनको अनुष्का शर्मा में भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने भगवान की इमेज को, मतलब किसी और की इमेज को किसी और में, मतलब अनुष्का शर्मा में क्या कर दिया उन्होंने, ट्रांसफर कर दिया। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसफर। पर व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मुझ में रब दिखता है, इसका मतलब वो अपनी इमेज को किसी और में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिफिकेशन। तो हम इनको सिंपल वे में ये कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अपनी इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना, जबकि ट्रांसफरेंस क्या होता है, किसी और की इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब जैसे कि इसका तो मीनिंग वन वर्ड इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि जो इसका वर्ड है वही इसका वन वर्ड है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि इंटेलिजेंस का मतलब मोर रीजनिंग, मोर लॉजिक्स, तो ये क्या हो गया, इंटेलिजेंस। तो इंडिविजुअल जो है इस इंटेलेक्चुअलाइजेशन में जो है वो अपन क्या करता है, मोर लॉजिक्स, मोर रीजनिंग ये यूज करता है। अब ये जो लॉजिक्स है, रीजनिंग है, वो किस लिए, क्योंकि वो एंजाइटी को या स्ट्रेस को जो है वो क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। अगर ऐसी कंडीशन जो जिस कंडीशन में इंडिविजुअल एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक्स और रीजनिंग का यूज़ करता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाती है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि सपोज करो किसी इंडिविजुअल को ये खबर दी गई कि उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी का जो है वो क्या हो गया, देहांत हो गया, वो दादी जो है वो एक्सपायर हो गई। तो जैसे ही उसको खबर मिलती है तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल इमोशंस आने चाहिए थे वो ये आने चाहिए थे, ओ नो ये ऐसा कैसे हो गया। पर ऐसा नहीं हो के वो ये उसको पता है कि उस चीज से उसको एंजाइटी हो, तो एंजाइटी को कम करने के लिए वो क्या कर रहा है, जो अपने एक्चुअल इमोशंस हैं उनको तो क्या कर रहा है, वो हाइड कर रहा है, दबा रहा है, और जो मोर रीजनिंग का जो है वो यूज कर रहा है। और वो बोल रहा है कि यस बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मैं जो है वो फ्यूनरल होम्स को जो है उसके लिए क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट करता हूँ। जैसे कि आपने देखा गाँव में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो गाँव में जो बड़े बूढ़े आदमी होते हैं उनको भी उस चीज़ का दुख होता है, पर वो जो है वो किस अपने दुख को किस तरह से कम करते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको तो जाना ही होगा, जो आया है पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी पड़ेगा, लाइक दैट ये सब जो है बातें करते हैं। तो वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का, जिसमें इंडिविजुअल एंजाइटी को कम करने के लिए मोर लॉजिक्स और मोर रीजनिंग का जो है वो यूज करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि ये किस तरह से होती है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें बोल सकते हैं अपन एक्सेसिव यूज ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजन। यहां से सीधा इसी लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है कि इन विच डिफेंस मैकेनिज्म इंडिविजुअल यूज एक्सेसिव रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजन टू अवॉइड एंजाइटी। तो वो कौन सी होगी, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये जस्टिफिकेशन अलग है, वहां पे जस्टिफिकेशन में सफाई दी जा रही थी और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, लॉजिकल रीजन एंजाइटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग एक्चुअल इमोशन। इस इंडिविजुअल ने क्या किया, एक्चुअल इमोशन, अभी वो यहाँ पे रोने बैठ जाता तो वो क्या था, उसका एक्चुअल इमोशन था, उस एक्चुअल इमोशन को तो उसने क्या किया, हाइड किया, और जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तो उसने उसको क्या किया, हाइड किया है, और शो क्या कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहा है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ए इंडिविजुअल हु जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद अ सीरियस इलनेस माइट फोकस ऑन लर्निंग एवरीथिंग अबाउट द डिजीज। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। इससे अगर सब सपोज करो कोई इंडिविजुअल जो है वो कैंसर से डायग्नोज हुआ है, तो इंडिविजुअल जो है वो इस टेंशन से बचने के लिए, इस एंजाइटी से बचने के लिए ये कोशिश करता है कि वो कैंसर के बारे में सब कुछ पता कर ले। वो इससे ये होगा कि वो जैसे ये देखता है कि जो एक्चुअल जो उसकी एंजाइटी है वो क्या होगी, इस चीज़ से कम होती है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इस डिजीज में जो है वो क्या क्या होता है। वो मोर रीजनिंग की, मोर लॉजिक्स का यूज करके उस डिजीज के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी कहलाती है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है वो हमारी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होती है। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे जो है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो यूज की थी, जो आज डिस्कस किया। इनका एक रिव्यू जो है वो कर लेते हैं हम भी। सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी वो क्या था, कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स क्या होता है, कंपनसेशन में जो वन वर्ड याद रखेंगे वो क्या रखेंगे हम, काउंटर बैलेंसिंग। कंपनसेशन मीन्स काउंटर बैलेंसिंग। इसके बाद में आया था सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम याद रखेंगे चेंजिंग टारगेट्स। उसके बाद में था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो हमने देखा था जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर को, तो मॉडिफाइंग बिहेवियर जो है वो सब्लिमेशन में याद रख सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था
रेशनलाइजेशन, जिसमें कि इंडिविजुअल जो है वो जस्टिफाई करता है अपनी जो भी गलती या वीकनेस होती है उसको। तो जस्टिफाइंग या जस्टिफिकेशन जो है वो हम रेशनलाइजेशन में यूज जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होती है? अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग होती है, किसी भी पेनफुल फीलिंग को अनजाने में भूलना, वो जो है वो क्या कहलाता है? रिप्रेशन कहलाता है। फिर इसके बाद में हमने देखा था अनडूइंग। अनडूइंग में क्या होता है? डूइंग और उसके बाद में ऐसा काम जिससे वो काम क्या हो गया? अनडू हो गया। मतलब आपने क्या किया? अपोजिट एक्शन किया, पहले जो काम किया था उसका जस्ट अपोजिट एक्शन, वो क्या कहलाता है? अनडूइंग। उसके बाद में हमने देखा आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफरेंस। आइडेंटिफिकेशन अपनी इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना, जबकि ट्रांसफरेंस जो होता है वो क्या होता है? किसी और की इमेज को किसी और में ट्रांसफर करना, ट्रांसफरेंस कहलाता है। और उसके बाद में हमने देखा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो मोर लॉजिक्स, मोर रीजनिंग का यूज करता है एंजाइटी को कम करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है वो टॉपिक अपना ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा या समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो हमारे विन कोचिंग के जो है फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा, जहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी उसके 24 आवर्स में आपको उसके जो है आंसर की भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। मैं पीयूष भारद्वाज। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।